सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज साउंड। साउंड हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था और साउंड के ऊपर ऑलरेडी हम लोग ने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ, लेक्चर्स देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। सो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में अगर तुमको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कहीं ना कहीं तुम्हारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है उसके कौन कौन से फैक्टर है जो उस पर इफेक्ट कर रहे थे। लाइक प्रेशर हम लोग ने डिस्कस किया था, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, यस और नो। उसके बाद हम लोग ने बेसिक देखा था साउंड का कि भाई एको कैसे फॉर्म होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, ओके, कहां कहां साउंड का एप्लीकेशन है, मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, ये सारा चीज हम लोग ने डिस्कस कर लिया था, जो कि थियरी टॉपिक था। ओके, और मैंने तुमको बोला था कि एक बार टेक्स्ट बुक रीड जरूर कर लेना। अगर तुम लोग ने टेक्स्ट बुक रीड किया है तो बेहतरीन बात है, अगर नहीं किया है तो जाओ टेक्स्ट बुक एक बार वो टॉपिक रीड कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट मेंशन किए गए हैं। सो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ओके, सो जनरली देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पिच, इसको तुम लोग टिम्बर प्रोनाउंस कर सकते हो, विच इज ऑल्सो नोन एज साउंड क्वालिटी, और ये एक लाउडनेस है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे डॉपलर इफेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? डॉपलर इफेक्ट। ओके, चलो। सो बुक और पेन लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, और सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे पिच का, कि भाई पिच क्या होता है, व्हाट इज पिच। ओके, तो पिच जनरली नोन एज द शार्पनेस ऑफ द वॉइस, मतलब तुम्हारी वॉइस कितनी शार्प है। ओके, अगर तुमको पिच समझना है तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी समझो। अगर यू हैव हायर फ्रीक्वेंसी, ओके, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वॉइस है, इसका मतलब यू हैव हाई पिच। ओके, हाई पिच वॉइस। जनरली हम बोलते हैं ना कि गर्ल्स और फीमेल जो होती हैं, वो फीमेल का जो वॉइस होता है वो थोड़ा सा शार्प वॉइस होता है। शार्प मतलब उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो व्हाट इज पिच? पिच इट इज अ शार्पनेस एंड श्रिलनेस ऑफ द साउंड, या फिर तुम उसको शार्पनेस बोल लो या फिर उसको श्रिलनेस बोल लो। ओके, श्रिलनेस ऑफ अ साउंड मतलब साउंड में वो साउंड कितनी शार्प है, ओके, कितनी तीखी। हम लोग बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं, तीखी आवाज, यस और नो। ओके, द गर्ल्स हैव तीखी आवाज, हम बोलते हैं जनरली। कभी तुमने म्यूजिक शो में देखा रहेगा ये सब चीजें, ओके, कि भाई तुम्हारी जो आवाज है वो तीखी है। तीखी आवाज मतलब बहुत शार्प आवाज है। शार्प मतलब भाई उसकी पिच बहुत ज्यादा है, यस और नो, बहुत हाई पिच वॉइस है वो। ओके, फटी हुई वॉइस नहीं है, मतलब एकदम फटी हुई नहीं, उसका जो पिच है बहुत क्लियर है, ऐसा। सो अगर हमको कहीं ना कहीं ये समझना है, पिच समझना है, तो पिच किस पे डिपेंड कर रहा है? पिच डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ओके, पिच डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हाई फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब हाई पिच वॉइस है या फिर हाई पिच साउंड है। अगर लो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब लो पिच साउंड है। क्या है? लो पिच साउंड है। इसको अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, मान लो कि ये ऐसा है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेव्स है, और मान लो हमारे पास एक और वेव्स है, लेट्स से दिस। देखो, हमारे पास 2 वॉइस है, एक ये वॉइस है, एक ये वॉइस है। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी देखो, जो वेव्स बन रहे, जो नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं वो कम बन रहे सेम टाइम इंटरवल पे। जैसे 1 2 3 4 5 5 वेव है, बट यहां पे अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब वही टाइम इंटरवल पे यहां पे वो जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है और यहां पे जो वेव बन रहे हैं वो कम है। मतलब ये मैं बोल सकता हूं कि दिस इज लो पिच as compared to this, and this is high pitch as compared to this. okay, तो ये इससे हाई पिच है और ये इससे लो पिच है। क्लियर बात समझ में आ गया? पिच की कहानी समझ में आ गई? भाई पिच क्या होता है? पिच जनरली तुम्हारा शार्पनेस और स्टिलनेस बताता है वॉइस का, और अगर मेरे को पिच को मेजर करना है तो कहीं ना कहीं मुझे फ्रीक्वेंसी मेजर करना है। ओके, याद रखना। क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? चलो नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें तो दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर और साउंड क्वालिटी। ओके, व्हाट इज साउंड क्वालिटी? क्या होता है साउंड क्वालिटी? अब देखो, तुमने कभी नोटिस किया होगा कि तुम कभी अपने फ्रेंड से कभी फोन पे बात करो तो तुमको समझ में आ जाता है कि कौन सा फ्रेंड है, बिकॉज एवरी फ्रेंड हैव द डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। हर एक फ्रेंड का अलग अलग वॉइस क्वालिटी है।
ओके इसको ऐसे समझो कि लेट्स से तुम कोई गाना सुन रहे हो, कोई भी तुम्हारा फेवरेट गाना लेट्स से कोई भी तुम्हारा गाना होगा, कौन सा गाना है तुम लोग का फेवरेट गाना, कोई भी एक गाना ले लो जिसका म्यूजिक अच्छा हो। अब वही म्यूजिक पे तुम इमेजिन करो तबला बज रहा है, और वही म्यूजिक पे तुम इमेजिन करो गिटार बज रहा है। ओके सेम चीज, दोनों सेम रखते हैं। ओके वही म्यूजिक पे इमेजिन करो कि भाई तबला है, और वही म्यूजिक पे इमेजिन करो गिटार है, दोनों सेम म्यूजिक, दोनों सेम सॉन्ग, बट तुमको समझ में आ जाएगा कि तबला कहां पे बज रहा है और गिटार कहां पे बज रहा है। मतलब इंडिविजुअली दे हैव डिफरेंट साउंड क्वालिटी। ओके भले वो सेम गाना बना रहे हैं, भले वो सेम फ्रीक्वेंसी से बजा रहे हैं, बट वो दोनों साउंड, जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है, वो दोनों इंस्ट्रूमेंट की अपनी खुद की एक क्वालिटी है। ओके जैसे अगर तबला बजेगा तो धम 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 आवाज आएगा, या सुनो तबले का धम धम आवाज रहता है, गिटार बजेता है टिंग 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 आवाज आएगा। तो ये दोनों की जो आपस की जो क्वालिटी है ना, दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी साउंड, और दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर। अ क्वालिटी ऑफ साउंड दैट मेक्स वॉइस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साउंड और एनी अदर साउंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके मतलब कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे को आपस में अलग करती है। जैसे मान लो कि मैं सुबह उठा, ओके हम लोग जब सुबह उठते हैं या फिर हमको जब गले में खराश होता है, तो हमारी जो वॉइस है वो थोड़ी सी भारी हो जाती है। तो अगर हम किसी को फोन करके बात करें तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या मैं ही बात कर रहा हूं, उसको नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि मेरी वॉइस थोड़ी सी अलग हो चुकी है। मतलब मेरी साउंड की जो क्वालिटी पहले थी वो क्वालिटी अब नहीं रह गई, अब वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। ओके अब तुम लोग नोटिस किया रहेगा ये चीज। तो वो जो साउंड क्वालिटी है ना, दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर। क्लियर बात में आ गया? मतलब हर एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट की, हर एक इंडिविजुअल वॉइस की, हर एक साउंड की, जो भी साउंड है, जैसे कोयल की एक अपनी आवाज है, यस और नो, कोयल की एक अपनी आवाज है। कोयले तुम्हारा जो क्रो होता है, ओके जो तुम्हारा क्रो होता है उसकी अपनी आवाज है। क्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौवा। देखा, इतना भी याद नहीं है। कौवा, मैं कोयला बोलने वाला था। ओके कौवा, तो कौवा भाई, जो कौवा है उसकी एक अपनी आवाज है और कोयले की एक अपनी आवाज है। मतलब यहां पे हम कोयला बोल रहा हूं वापस, क्रो मतलब कौवा। तो हम कौवे को बिना देखे खाली उसकी आवाज से बता सकते हैं कि भाई ये कौवा है, ये क्रो है। बट कोयल को भी बिना देखे हम बता सकते हैं ना कि ये कोयल है, क्योंकि उनका इंडिविजुअली आवाज बहुत डिफर करता है। और ये जो आवाज डिफर कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर। क्लियर बात समझ आ गया? आई होप इतना एग्जांपल मैंने दिया तुमको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई टिम्बर क्या होता है। ओके चलो, द नेक्स्ट फैक्टर द लाउडनेस। ओके व्हाट इज लाउडनेस? तो लाउडनेस को समझने से पहले ना हम एक वर्ड समझेंगे विच इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। ओके व्हाट इज इंटेंसिटी? तो जनरली ऐसे माना जाता है कि इंटेंसिटी जो होता है, इंटेंसिटी इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी बहुत चीजों की होती है भाई, इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी ऑफ हीट है, हर एक चीज की इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी इज डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डिपेंड करता है। ओके जो इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से डिपेंड करता है। क्लियर बात सुन आ रही है? हाँ या ना? ओके तो व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक बोलते हैं ना, एक बेसिक इंटेंसिटी है। उस बेसिक इंटेंसिटी से अगर आवाज ज्यादा गई तो हम लोग बोलेंगे कि वो लाउड है, नहीं तो वो लाउड नहीं है। ओके जैसे जनरली मान लो कि ऐसा सब बोलते हैं कि इंटेंसिटी इज लाउडनेस, मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी हुआ उतना ज्यादा लाउड है। ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। जैसे मान लो कि अभी मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से हाउ आर यू, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कैसे चल रही है एवरीवन? सबको एकदम बढ़िया चल रही पढ़ाई। ओके अब जैसे मैंने बात किया, ये जो मैंने बात किया, तो क्या इसके पास इंटेंसिटी नहीं है? इट हैज इंटेंसिटी भाई, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, आवाज निकल रही है, साउंड वेव है, एम्पलीट्यूड है, मतलब इसके पास इंटेंसिटी है। बट क्या ये आवाज लाउड है? द आंसर इज नो। भाई ये आवाज लाउड नहीं है, यस और नो? ओके बट अगर यहीं पे अगर मैं बोलूं कि क्या ये आवाज लाउड है, हाँ, तो ये आवाज लाउड है, यस और नो? तुम बोलोगे कि हाँ सर ये आवाज लाउड है, क्योंकि ये पहले वाले से, देखो कंपेयर किया मैंने, पहले वाले से इसमें ज्यादा आवाज आ रहा है। बात सुना रहा है? तो लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज अ कंपैरिजन बिटवीन द लीस्ट इंटेंसिटी साउंड। मतलब एक ह्यूमन ईयर का लीस्ट इंटेंसिटी जो साउंड होता है उससे हम कंपेयर कर सकते कि भाई उससे कितना गुना ज्यादा है ऐसा। ओके तो कहीं ना कहीं अगर हम देखने जाएं तो तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड, हर एक एम्पलीट्यूड को तुम लोग लाउड नहीं बोल सकते, हर एक एम्पलीट्यूड को तुम लोग लाउड नहीं बोल सकते। क्लियर बात सुना रहा है ना?
ओके तो मैं बोल सकता हूं कि इंटेंसिटी और लाउडनेस is given by how loud is the voice or sound compare to its least sound. Okay, loudness is given by how loud is the voice sound compared to its least sound. इस least sound से compare करके. क्लियर बात में आ गया हाँ या ना? ओके सो वी हैव द फॉर्मूला हम लोग इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज log ऑफ I by I नॉट. तो I नॉट इज द बेस ऑफ साउंड. ओके दैट इज कि भाई कितना ये तुम्हारा सबसे लोएस्ट है. अब मान लो कि अगर तुम्हारा जो I है वो 10 टाइम्स ऑफ I नॉट है. लेट्स से कि भाई तुम्हारा जो I है दैट इज योर 10 टाइम्स ऑफ I नॉट. तो यहां पे तुम लोग 10 टाइम्स पुट करोगे I नॉट कैंसल. log ऑफ 10 इज 1 मतलब लाउडनेस इज 1. ओके एंड अगर हम देखने जाए तो व्हाट इज अ यूनिट ऑफ लाउडनेस? दैट्स अ यूनिट इज बेल. इसको जनरली हम लोग बेल से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके क्या लगते हैं? बेल. बट ये जो बेल है ना ये बहुत बड़ा यूनिट है. ओके इसलिए हम लोग उसको बेल से ना रिप्रेजेंट करके डेसिबल से रिप्रेजेंट करते हैं. अब डेसिबल तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं. तुमने जब कोई स्पीकर खरीद रहे होगे या फिर कहीं पे तुमने साउंड सिस्टम खरीदा होगा तो वहां पे तुम सुनते हो कि 10 डेसिबल है, 20 डेसिबल है, 50 डेसिबल है. तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं 25 डेसिबल का है ये. तो डेसिबल इज द परफेक्ट यूनिट क्योंकि ये जो बेल है ना ये बेल बहुत बड़ा यूनिट है. तो हम लोग क्या करते हैं ये बेल को कन्वर्ट करते हैं. इसका मतलब वन बेल इज नथिंग बट 10 रेज़ टू, या फिर ऐसे लिख दो कि तुम्हारा 10 डेसिबल है. डेसिबल को हम लोग डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं. डेसिबल, ये डेसिबल है. जैसे तुम लोग सेंटीमीटर, डेसी सेंटीमीटर ऐसा लिखते हो ना, डेसीमीटर, तो वैसे मीटर डेसीमीटर वैसे ये है कि भाई ये बेल है और वन बेल किसके बराबर होगा? वन बेल 10 डेसिबल के बराबर होगा. ओके वन बेल किसके बराबर होगा? वन बेल बराबर होगा 10 डेसिबल के. ओके हाँ या ना? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं डेसिबल में तो डेसिबल में मैं लिख सकता हूं इसको L डेसिबल. ये बेल में नहीं है, डेसिबल है. दैट इज 10 टाइम्स ऑफ log I बाय I नॉट. क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज लाउडनेस इज नथिंग बट 10 टाइम्स ऑफ log I बाय I नॉट. क्लियर हाँ या ना? मतलब जरूरी नहीं कि हर एक साउंड बोलते हैं ना ये हो लाउड हो. लेट्स से कि तुम्हारा जो I है वो इक्वल्स टू I नॉट हो जाता है. अगर I इक्वल्स टू I नॉट हो जाएगा, अगर मान लो व्हेन I इज इक्वल्स टू I नॉट, व्हेन I इज इक्वल्स टू I नॉट, तो उस टाइम पे तुम्हारा लाउडनेस कितना आएगा? देखो जरा 10 log ऑफ I नॉट बाय I नॉट. I नॉट कैंसल. log 1 इज 0, दैट इज 0. तो उस टाइम पे तुम उसको बोलोगे कि भाई ये थोड़ा भी लाउड नहीं है. मतलब अगर तुम धीरे से बात कर रहे हो, जो तुम्हारा बेस इंटेंसिटी है उस बेस इंटेंसिटी से अगर तुम बात कर रहे हो तो कोई भी वॉइस लाउड नहीं है. क्लियर बात में आ रहा है या ना? बट अब वही तुम बेस इंटेंसिटी से आवाज अपनी बढ़ा रहे हो कि क्या कर रहा है? अब ये आवाज जो है ये लाउड आवाज है. क्लियर हाँ या ना? समझा? चलो क्लियर समझ में आया तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई पिच क्या होता है, व्हाट इज पिच, व्हाट इज क्वालिटी एंड व्हाट इज लाउडनेस. ओके नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट. ओके अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना. ओके अगर हम देखने जाए तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये, अगर तुम ध्यान दो तो इस चीज पे. ओके सो व्हाट इज डॉपलर? डॉपलर की कहानी क्या है? ओके व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? तो जनरली तुमने ऐसा ऑब्जर्व किया रहेगा या फिर फील किया रहेगा कि जब तुम ट्रेन में होते हो या फिर ट्रैक पे होते हो, जब तुम स्टेशन पे हो, प्लेटफॉर्म पे हो और तुम्हारे सामने से ट्रेन आ रही है. ओके ऐसा सब लोग ने ये फील किया. ये इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये कि भाई जब तुम्हारे सामने से ट्रेन आ रही है तो तुम उस ट्रेन का सीटी का आवाज जरा सुनो. भाई सीटी का आवाज कैसे जा रहा है? सीटी का आवाज मतलब बात सुना है कि वो बढ़ा और फिर वापस वो कम हुआ. तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि क्या जो वो ट्रेन है वो अलग फ्रीक्वेंसी का आवाज दे रही है?
भाई जब वो तुमको पास की तो हर टाइम उसकी आवाज का जो उसका जो सोर्स था वो तो सेम ही था, उसके ऊपर जो हॉर्न लगा था वो तो सेम ही लगा था, यस और नो, बट फिर भी वो आवाज क्यों कम ज्यादा हुआ? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन, मतलब देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द ट्रेन एंड द लिसनर, ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्वर है ना, हम लिसनर है ना, तो हमारे बीच में, हमारे और ट्रेन के बीच में देयर इज अ रिलेटिव मोशन, एंड ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन भाई हमको कहीं ना कहीं उसके फ्रीक्वेंसी में चेंज सुनाई दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आई, तो दैट इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। ओके, सो इट इज अ अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। ओके, इट इज अ अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड, हाँ या ना, ऑफ अ साउंड। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर। ओके, बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर। यही सेम चीज होता है कि जब तुम अगर कहीं देखो, कहीं पे अगर ट्रैफिक है, ओके, अगर ट्रैफिक है, कोई अगर वहां पे पुलिसमैन खड़ा है, उसके हाथ में एक सीटी है, जब वो सीटी बजा रहा है और तुम उसके बाजू से बाइक लेके जाओ, तो तुमने कभी नोटिस किया रहेगा वो चीज को कि भाई जो सीटी की आवाज है, जैसे जैसे तुम पास आ रहे हो आवाज बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही है। अब एकदम पास हो तो एकदम ज्यादा आवाज, अब जैसे तुम आगे दूर जाओगे तो आवाज क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है, और ये कम ज्यादा क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन। क्लियर बात में आ रहा है ना? तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ओके, उसको हम लोग जनरली अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, सो द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट मतलब जो हमको सुनाई दे रही है, ओके, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मतलब जो वहां से आ रहा है, जो सोर्स से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बट अपने को जो सुनाई दे रहा है दैट इज एक्चुअल, दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, the apparent frequency is given by, the apparent frequency is given by, the apparent frequency is given by, जो apparent frequency है उसका फॉर्मूला क्या है? what is the formula? the formula is, that is n is equals to n naught। ओके, इसको ऐसे रखते हैं। क्लियर? अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला बना, कैसे ये फॉर्मूला बना। देखो, सो वी हैव v प्लस माइनस, माइनस प्लस vl बाय vs। ओके, वी हैव दिस इक्वेशन, वी हैव दिस इक्वेशन। ओके, वेयर n इज, अब एक एक करके इसका टर्म समझो। वेयर n इज, जो n है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द लिसनर, दैट इज कॉल्ड अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग अपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज n नॉट? n नॉट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी emitted by, किसने एमिट किया? emitted by source। ओके, v is nothing but a velocity of sound, velocity of sound। okay, v is nothing but a velocity of sound। what is vl? vl is nothing but a velocity of listener, vl is nothing but a velocity of listener। and what is vs? vs is nothing but a velocity of source। और थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। what is vs? is velocity of source। ओके, यहां पे 5 चीजें, अपने को 5 चीज समझनी है। n क्या है भाई? द अपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय लिसनर, जो लिसनर ने सुना वो वाला है ये। ओके, हर्ड बाय लिसनर। n is the apparent frequency heard by the listener। what is n naught? n naught is the actual frequency emit by the source, जो source वो emit कर रहा है वो
What is V? V is the velocity of sound. V is the velocity of sound. What is VL? V is nothing but VL is nothing but a velocity of listener. This is the velocity of listener. And what is VS? VS is nothing but a velocity of source. क्लियर बात सुना रहा है? तो ये जो 5 टर्म है, ये 5 टर्म को अपने को याद रखना है और ये एक फॉर्मूला याद रखना है. ओके, अब ये फॉर्मूला कहां से आया इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा कि भाई इसको कैसे लिखा जा सकता है, कैसे इसको समझा जा सकता है. ओके, तो इसके अंदर अलग अलग कंडीशंस है, वो अलग अलग कंडीशंस पे हम लोग डिस्कस करते हैं. सो लेट्स से सबसे पहला कंडीशन ले लेते हैं कि भाई तुम्हारा जो लिसनर है वो स्टेशनरी है और सोर्स जो है वो मूव कर रहा है. ओके, लिसनर क्या है? स्टेशनरी है. लिसनर स्टेशनरी है मतलब लिसनर की जो वेलोसिटी है वो 0 है. ओके, लिसनर की जो वेलोसिटी है वो 0 है, मतलब यहां पे जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, जो सुन रहा है, यू एंड आई, हम लोग जो हैं, हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन सामने से आ रही है. ट्रेन हो गया सोर्स. ट्रेन क्या होगा? सोर्स हो गया. ओके, सो बट द सोर्स इज मूविंग, मतलब यहां पे वीएस है. ओके, अब जरा सोचो कि भाई अगर ट्रेन मेरे पास आ रहा है. ओके, दो कंडीशन, इसके अंदर भी दो कंडीशन बनते हैं, इसके अंदर भी दो कंडीशन बनते हैं. पहला कंडीशन क्या बनता है? ओके, व्हेन source is approaching to listener. ओके, when source is approaching to listener, जब वो लिसनर को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है, तब कैसी कहानी है. ओके, और सेकंड कंडीशन क्या बनता है? सेकंड कंडीशन बनता है when source is मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर. तो कैसा कंडीशन बनता है? ओके, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम लिसनर, तो कैसा कंडीशन बनता है? ओके, व्हेन सोर्स इज अप्रोचिंग द लिसनर और व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे. हम लिसनर अभी भी स्टेशनरी है. ओके, पहले कंडीशन में क्या हो रहा है? पहले कंडीशन में ट्रेन हमारे पास आ रही है, मतलब हमको अप्रोच कर रही है. ओके, हमारे पास आ रही है. और दूसरे कंडीशन में हमसे दूर जा रही है, हमसे दूर जा रही है. ओके, अब जरा सोचो, दोनों सिचुएशन में जरा सोचो. पहले सिचुएशन में ट्रेन पास आ रही है, तो जरा सोचो अगर ट्रेन पास आ रही है तो उसकी जो सीटी की आवाज है वो बढ़ती है कि कम होती है? जरा आंसर करो इस चीज को. अगर सोचो, अगर भाई अगर ट्रेन हमारे पास आ रही है तो जो सीटी की आवाज है वो बढ़ेगी कि कम होगी? बट ऑब्वियस बढ़ेगी. यस और नो? मतलब कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए. तो यहां पे देखो कहानी क्या बनेगी, यहां पे कहानी बनेगा दैट इज n इज इक्वल्स टू, हाँ या ना, ब्रैकेट में इंटू एन नॉट. एन नॉट तो फिक्स है. ओके, यहां पे कहानी क्या है भाई? हमको पता है कि ऊपर है VL, नीचे है VS, बट VL तो 0 क्योंकि हम रेस्ट पे हैं, हाँ या ना? तो यहां पे आ जाएगा खाली V डिनोमिनेटर. नीचे क्या है? देखो नीचे है तुम्हारा V प्लस VS और V माइनस VS. अब मुझे पता है फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे. यस और नो? तो टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर छोटी होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर छोटी होगी मतलब V माइनस VS. समझा? एकदम इजी ट्रिक. ओके, देखो डिनोमिनेटर, अगर कोई भी चीज तुम चाहते हो कोई भी चीज बढ़े, तो उसके लिए तुम डिनोमिनेटर को, अगर तुम मैथमेटिक्स जानते हो थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स, तो अगर तुम डिनोमिनेटर को छोटा रखोगे तो वो चीज बढ़ेगा. या सो ना, उसका जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो इंक्रीज होगा. तो हमने डिनोमिनेटर को छोटा करने के लिए क्या कर दिया? V माइनस VS. यस और नो? समझा ये फॉर्मूला? अब यहीं पे देख लो, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द लिसनर, तो सेम कहानी, n इज इक्वल्स टू ऊपर V डिवाइड बाय V VS इंटू एन नॉट. अब देखो, अब भाई ट्रेन जो है वो हमसे दूर जा रहा है, सो सिंस ट्रेन इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, तो हमको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? भाई फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस है कि भाई तुम यहां पे प्लस डालोगे. क्यों? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू कम हो रहा है, और वैल्यू कम हो रहा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, और डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है मतलब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में प्लस VS करेंगे. ओके, अब सवाल आता है सर न्यूमिनेटर में भी तो एडजस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज न्यूमिनेटर में अपने पास सिर्फ V है, VL नहीं है. ओके, न्यूमिनेटर हम लोग इसके नेक्स्ट वाले कंडीशन में एडजस्ट करेंगे. क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? हाँ या ना? यस और नो? कहानी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही एवरीवन? चलो नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन लिसनर इज मूविंग बट सोर्स इज स्टेशनरी. अब तुम्हारा सोर्स रेस्ट पे हो गया, मतलब जो ट्रेन था अब वो ट्रेन रुक रहा है, हम ट्रेन के पास जा रहे हैं या फिर हम ट्रेन से दूर जा रहे हैं. दो कंडीशन इसमें भी बनेगा. ओके, यस और नो? तो यहां पे अगर हम देखने जाएं तो सिंस तुम्हारा सोर्स रेस्ट पे है तो VS जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. यहां पे जो VS वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी. यस और नो? VS वेलोसिटी 0.
अब इसके अंदर भी दो कंडीशन बनेगा, इसके अंदर भी दो कंडीशन बनेगा। कौन सा दो कंडीशन बनेगा? सबसे पहले वाला कंडीशन और सबसे सेकंड वाला कंडीशन। भाई पहला वाला कंडीशन क्या बोल रहा है कि लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स सोर्स। जो लिसनर है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स सोर्स। एंड यहां पे जो सेकंड कंडीशन है वही सेम है, बस वो उससे दूर जा रहा है। तो जो लिसनर है सॉरी, जो लिसनर है इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके। हाँ या ना? सो अगर देखो लिसनर अगर टूवर्ड सोर्स आ रहा है, मतलब मान लो ट्रेन खड़ा है, ट्रेन का सीटी आ रहा है, ट्रेन का सीटी बज रहा है और हम लोग ट्रेन के पास जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं ट्रेन के पास जाऊंगा तो जो साउंड क्वालिटी है वो इंक्रीज होगा। यस और नो? द साउंड क्वालिटी विल इंक्रीज, द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। यस और नो? तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगा, नॉट क्वालिटी, फ्रीक्वेंसी। क्लियर? हाँ या ना? तो यहां पे देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू, आया ना? ये तो फिक्स है। अब देखो डिनोमिनेटर में खाली v आएगा, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में vs तो जीरो हो गया भाई, vs जीरो हो गया। अब सिंस vs जीरो हो गया तो डिनोमिनेटर में खाली क्या बचा? v। तो डिनोमिनेटर में खाली v पुट कर दो। अब ऊपर है तुम्हारा v प्लस माइनस vl, तो प्लस माइनस में से हमको प्लस या माइनस डिसाइड करना है। अब जरा सोचो कि अगर मैं ट्रेन के पास जा रहा हूं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? भाई जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज समझो कि भाई न्यूमिनेटर बढ़ेगा, और न्यूमिनेटर बढ़ेगा मतलब क्या होगा? वैल्यू बढ़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। या सुनो, इसलिए न्यूमिनेटर में प्लस डाला। अब वहीं पे सेम चीज अगर हम देखें तो यहां पे अवे जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं v माइनस वी एल डिवाइड बाय v इंटू एन नॉट। है ना? ओके। डिनोमिनेटर को तो अपन एडजस्ट कर नहीं सकते ना, सिंस डिनोमिनेटर को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि भाई डिनोमिनेटर को हम लोग छू नहीं सकते, तो हम लोग न्यूमिनेटर को एडजस्ट करेंगे। भाई यहां पे न्यूमिनेटर में प्लस क्यों डाला? क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि हम पास जा रहे हैं ट्रेन के। और यहां पे न्यूमिनेटर में नेगेटिव क्यों डाला? क्योंकि हम दूर जा रहे हैं, तो इस चीज को माइनस करना पड़ा। क्लियर है ना? समझा एवरीवन? चलो नेक्स्ट, व्हेन लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग। अब दोनों के दोनों मूव कर रहे हैं, ओके। इसमें भी दो कंडीशन बनता है, देखो पहला कंडीशन बनता है व्हेन बोथ अप्रोच ईच अदर, और सेकंड कंडीशन बनता है व्हेन बोथ गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके। व्हेन बोथ गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? बात समझ आ रहा है? तो अपने पास दो कंडीशन रेडी होते हैं, ओके। देखो अब इसके अंदर कोई भी वेलोसिटी जीरो नहीं हो रही है, तो यहां पे जो फॉर्मूला बैठेगा वो कुछ ऐसा बैठेगा, दैट इज n इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस वी एल डिवाइड बाय v माइनस प्लस वी एस होल इंटू एन नॉट, बराबर। अब देखो बोथ आर अप्रोचिंग ईच अदर, वो अप्रोच कर रहे हैं मतलब पास आ रहे हैं, मतलब सामने से ट्रेन भी आ रहा है और मैं भी ट्रेन के सामने भाग के जा रहा हूं, ओके। ट्रेन भी सामने से आ रहा हूं, मैं भी ट्रेन के सामने भाग के जा रहा हूं। तो जरा सोचो कि आवाज बढ़ेगी कि कम होगी? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि कम होगी? भाई बढ़ेगी, ये सुनो। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मुझे पता है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए न्यूमिनेटर को क्या करना पड़ता है? भाई न्यूमिनेटर को अपने को ऐड करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा होगा और न्यूमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वैल्यू उतना बड़ा आएगा। यस और नो? अब सेम चीज भाई व्हेन बोथ आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। अब अगर दोनों के दोनों अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो अगर दोनों के दोनों दूर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं n इज इक्वल्स टू v ये होगा, है ना?
अब दोनों दूर जा रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी, और मुझे पता है भाई फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो मेरे को न्यूमिनेटर छोटा करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना छोटा न्यूमिनेटर और उतना बड़ा डिनोमिनेटर, वैल्यू क्या होगा, उतना छोटा आएगा, वैल्यू उतना छोटा आएगा। तो वहां पे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन, हाँ या ना? ओके, कहानी समझ में आ रही है? तीनों तीन कंडीशन है, उसके अंदर भी तीन तीन दो दो कंडीशन है, तो सारा कंडीशन समझ में आया डॉपलर इफेक्ट का? यस और नो? ओके, अब ये सारे ये तीनों कंडीशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज n इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस vl होल डिवाइड बाय v माइनस प्लस vs इंटू एन नॉट। हाँ या ना? क्लियर एवरीवन, समझा? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट के साथ हम लोग ने कंप्लीट किया तुम्हारा चैप्टर। ओके, सो यहाँ पे साउंड चैप्टर हम लोग ने खत्म किया है। सिंपली क्या करना है तुमको भाई, जो भी तुम्हारा नोट्स है वो रेडी कर लेना है। ओके, और फ्रेश पेज पे जो भी तुम्हारे फॉर्मूला शीट है वो फॉर्मूला शीट रेडी कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल सॉल्विंग, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स होंगे। क्लियर, समझ में आ गया एवरीवन? ओके, सो अगर वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया है, उनको नहीं बताया, तो फटाफट शेयर कर दो भाई। हम लोग यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स के, मतलब स्पेशली फॉर 11th और 12th सारे सब्जेक्ट और कॉमर्स साइंस सबके वीडियोस आ रहे हैं। ओके, तो फटाफट दोस्तों को शेयर करो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड हो तुम तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ओके, चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।